नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन पर। इस बड़ी कवरेज में आप लगातार देख रहे हैं न्यूज नेशन पर चुनाव से जुड़ी हर एक जानकारी। एग्जिट पोल के बाद जो सटीक आंकड़े हमने आपके सामने रखे, यानी उसे जनता का जो समर्थन मिला, उसके बाद ये पुख्ता हो जाता है कि कैसे कैसे 4 तारीख को यानी कि कल आंकड़े सामने आएंगे, यानी रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन अपनी स्पेशल कवरेज में आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दरअसल ये आप ही की जुबान है। आपकी जुबान इसलिए क्योंकि न्यूज नेशन के विशाल स्टूडियो में हमारे तमाम सहयोगी, वो सहयोगी जो पिछले कई महीनों से ग्राउंड पर आपके साथ थे, आपकी राय पहुंचा रहे थे, यानी जनता की राय टटोल रहे थे, उनके मन में क्या है उन्होंने जाना, और साथ ही बड़े बड़े नेताओं से उनका जो सामना हुआ, उन्होंने अपने सवाल उनके सामने रखे बड़े ही बेबाकी से, और हर एक सवाल का जवाब लिया, वो सवाल भी जो आपके मन में थे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है न्यूज नेशन के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी हमारे साथ हैं इस वक्त। और आपको मैं बता दूं, नंबरों के, आंकड़ों के मास्टर हैं, दशकों का अनुभव है, और हर एक सीट का एनालिसिस जिस तरह से न्यूज नेशन पे आप देख रहे हैं इनकी जुबानी, आज भी हम जानेंगे इनके अनुभव के जरिए, आंकड़ों के जरिए, और अपने रिपोर्टर के पास जाकर हम आपको बताएंगे क्या कहता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के मन में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन हमारे साथ है। वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिनको आप ग्राउंड पर देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ग्राउंड से कर रहे थे पुरी में। और मोहित बख्शी मेरे सहयोगी हमारे साथ है ग्राउंड पर, आप जिन्हें देखते हैं, और मोहित राज दुबे हमारे साथ हैं, आमिर मेरे सहयोगी यहां पर साथ हैं, मधुरेंद्र भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे विकास जी आपसे, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी इंटरव्यू किया, बाकायदा रैली में आपने उनके साथ इस तमाम सवालों का उन्होंने जो जवाब दिया आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि एग्जिट पोल के बाद हमारे, आपको लगता है ग्राउंड पर जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी वो सार्थक हो रहा है? देखिए, बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया, और प्रधानमंत्री मोदी से मैंने पूछा कि इस चुनाव का सबसे बड़ा नारा है 400 पार का, तो उन्होंने कहा कि ये नारा नहीं है, ये संकल्प है, और इसे लेकर के हम मैदान में उतरे हैं, और इसे ये पूरा हो, पूर्ण हो, इसकी पूरी कोशिश है। लेकिन इस बार जो विपक्ष की तरफ से कुछ नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, खासतौर पर एनडीए की तरफ से, और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र सामने आया, उसमें जो लोक लुभावन वायदे किए गए थे, अगर आप बीजेपी के संकल्प पत्र को देखें, उसमें कोई लोक लुभावन वायदा नहीं किया गया था। उसमें विजन की बात की गई थी, भविष्य की बात की गई थी। तो उसमें कहीं ना कहीं ग्राउंड पे वो जो महिलाओं को 8,500 रुपये महीने देंगे, जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया, इस तरह के वायदे किए गए, वो भारी दिखाई दे रहा था। यानी कहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर लोग कम ध्यान दे रहे थे, कह रहे थे यहाँ से तो मिलने की उम्मीद है, अगर 8,500 रुपये अगर महीने मिलेंगे तो उसमें बुराई क्या है, तो लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। साथ ही देखें कि कुछ जो जातीय समीकरण इस बार खासतौर पर जो मैंने अनुभव किया, कि चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर वो बिहार हो, यहाँ तक कि गुजरात में जो क्षत्रिय समाज की नाराजगी सामने आई थी पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद, तो इस बार 19 से बिल्कुल उलट, इस बार मोदी के ऊपर कम बातें हो रही थी, मोदी सरकार की उपलब्धियों के बीच में आम जनता में बातें कम हो रही थी, लेकिन लोग इन सब मुद्दों पर ज़्यादा बात कर रहे थे। जातीय समीकरण पर क्या होगा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे थे। इन सबों के बाद जब लास्ट में बात की जाती थी कि क्या मोदी को समर्थन है या नहीं है, तो लोग यही कहते थे कि साहब कोई विकल्प नहीं है, तमाम सारे मुद्दे तो हैं, लेकिन अब मोदी ही है। तो सारी बातें कह करके अंत में मोदी ही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं असर डाला है, बिहार में भी डाला है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में भी असर डाला है, कि जो 400 पार का एक सपना था इन लोगों का, तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम 400 पार हो जाएगा। लेकिन हाँ, उससे ये जरूर हुआ कि लोगों में एक माहौल बना, विरोधियों पर दबाव बना, और उस दबाव का फायदा बीजेपी को हुआ है, और कल तो परिणाम सामने आएगा तो आ जाएगा। लेकिन इस बार 19 से उलट मुद्दे, एजेंडे, जातीय समीकरण, और जो संविधान और आरक्षण को लेकर के विपक्ष की तरफ से जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, तो उस नैरेटिव पर लोग बातें भी करते थे। ऐसा नहीं था कि लोगों ने खारिज कर दिया हो। खासतौर पर दलित समाज के लोग उस पर बात करते थे कि क्या वाकई में कि अगर मोदी को 400 आएगा, ये 400 इसीलिए मांग रहे हैं कि इन्हें संविधान को ख़त्म कर देना है, और हमें जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को वो ख़त्म कर देंगे, संविधान ही ख़त्म कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में था। और ख़ासतौर पर जब राजस्थान में हम घूम रहे थे, तो वहाँ के दलित समाज में ये बातें बहुत ज़्यादा अंदर तक थी कि 400 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको आरक्षण खत्म करना है, संविधान खत्म करना है। जी, मनोज जी के भी सवाल हैं आपसे। मनोज सर भी सिलसिलेवार तरीके से एक सवाल आप लोगों से लेके। मनोज। हाँ, देखिए विकास, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि मोदी का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने जो अपना सर्वे किया, हमारे सर्वे में भी फाइंडिंग यही थी, 63% लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी ही थे। लेकिन एक और बात है कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें
तो हमने सर्वे में अपने देखा कि राजस्थान में बीजेपी की सीट थोड़ी कम होती हैं, हरियाणा में थोड़ी सीट कम होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीट पहले के मुकाबले इंक्रीज़ होती है। तो आपको क्या लगता है कि योगी फैक्टर इस इलेक्शन में कितना बड़ा था और आने वाले टाइम पे योगी की की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होगी? सर, योगी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, क्योंकि तब अगर जैसे किसी से बात कर रहे हैं, 20 लोगों का समूह अगर है, कहीं हम बैठे हैं, रिपोर्टर है, लोग समझते थे कि ना रिपोर्टर आए हैं, चुनावी चर्चा शुरू होती थी तो तमाम बातें होती थी, सारे समीकरणों पे बात, जातीय समीकरण, एजेंडे, मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें। लेकिन उसमें से जैसे अगर कोई योगी का विरोध अगर कर रहा है तो तपाक से कानून व्यवस्था की बात आ जाती थी, उन्हीं लोगों के बीच से आ जाती थी, और वो कानून व्यवस्था का मसला आते ही जैसे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई बस्ती में, जो मेरा अपना अनुभव है कि एक ही समाज के लोगों की वहाँ पर उपस्थिति थी और लोग लगातार बीजेपी के विरोध में बात कर रहे थे और कई तरह की बातें वहाँ हो रही थी। जैसे ही कानून व्यवस्था की बात आई तो उसी समाज का एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा कि ये लोग अपने सीने पर हाथ रख के बोलें कि क्या साइकिल से अगर योगी बाबा की सरकार नहीं होती तो क्या अपनी बच्चियों को बस्ती कॉलेज तक भेज सकते थे? अगर ये लोग कह दें तो हम भी मान जाएंगे, हम भी बदल जाएंगे। तो योगी का बहुत बड़ा असर खास तौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के, और जो योजनाएं चली हैं उसका लाभ जो सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे योगी, तो उसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में मिला है। हालांकि आप दोनों बातें कर रहे थे, आप विजन डॉक्यूमेंट की भी बात कर रहे थे विकास जी, आप कांग्रेस की भी गारंटीज की बात कर रहे थे, लेकिन कितना कितना लोगों ने इन्हें नंबर दिया है अब इनके घोषणा पत्र पर, ये तो खैर कल पता लग जाएगा, और वो वोट में कितना कन्वर्ट हुआ है। लेकिन मोहित राज दुबे, मैं आ रही हूँ आपके पास, लंबे समय से आप कांग्रेस भी कवर कर रहे हैं, कई बार आपने इस पूरे इलेक्शन कवरेज में प्रियंका गांधी से लगातार बात करते रहे आप, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2019 के और 2024 के राहुल गांधी में कितना अंतर आपने देखा, और वो जो पूरा कैडर है वो ग्राउंड पर आपको कैसा दिख रहा है, क्या कह रहे हैं ग्राउंड पर जो हालात हैं? देखिए प्रयोति, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल कर दिया है कि राहुल गांधी की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चली, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली, 4000 किलोमीटर की यात्रा रही, राहुल गांधी में परिवर्तन क्या हुआ? दरअसल राहुल गांधी में परिवर्तन बहुत हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि जो उनका इंटरेक्शन का तरीका था, टू वे कम्युनिकेशन का जो तरीका था, वो पहले के तुलना में मजबूत हुआ। उन्होंने लोगों से, कार्यकर्ताओं से, जनता से, महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से, खासतौर पे पूर्व फौजियों से मुलाकात की, और उस मुलाकात का उनके खासतौर पे कार्य करने के स्टाइल में बहुत बड़ा असर हुआ। और भारत जोड़ो यात्रा को हमने लगभग कवर किया है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मैंने खुद कवर किया है। उसमें राहुल गांधी खुद इंटरेक्शन के लिए महिलाओं के पास जाते थे, मुलाकात करते थे, उनसे इनपुट लिया करते थे, और सिविल सोसाइटीज़ के लोगों से भी वहाँ पे वो मुलाकात किया करते थे, और उस मुलाकात में जो इनपुट्स, जो रिपोर्ट्स आती थी, बाद में उसका वो अध्ययन किया करते थे। और मैनिफेस्टो में खासतौर पर राहुल गांधी ने खुद बोला है, और मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको दिखाई देती है कि महिलाओं के खातों में जो है 8500 रुपये जो है प्रति महीना देंगे, और नौजवानों को 30 लाख पक्की नौकरी देंगे, मनरेगा को बढ़ाएंगे, 400 रुपये मनरेगा देने की प्रति महीना देने की, प्रतिदिन देने की बात कही है। तो तमाम ऐसे जो मुद्दे थे उसको लेकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं ज़्यादा मुखर दिखाई दिए, और भारत जोड़ो यात्रा का उनके पूरी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ा। और एक सबसे बड़ा असर ये पड़ा कि जो विपक्षी, खासतौर पे जो विरोधी उनके हैं, जो लगातार राहुल गांधी को निशाने पे लेते थे और कहते थे कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिक्स है, उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर लिया जाने लगा। मोहित, क्या लोगों ने उन्हें सीरियस लिया इस बार? ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना मनोज सर। हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर हम देखें तो कांग्रेस इस बारी नैरेटिव सेट करने में एक उनको कामयाबी मिली। जिस समय इलेक्शन शुरू हुआ था उस समय में बीजेपी पूरा डेवलपमेंट के इशू में थी, लेकिन सेकंड फेज़ के बाद उन्होंने अपनी टोन चेंज करी, क्योंकि उस समय कास्ट सेंसस कांग्रेस का एक ऐसा वो था, नैरेटिव था जो कि बड़े अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि ये सब जो नैरेटिव है सीट में मतलब एग्जिट पोल के अनुसार तो सीटों में जो फ़ायदा होना चाहिए कांग्रेस को वो दिखता नहीं है। दूसरा ये कि प्रियंका गांधी के बारे में आपको क्या लगता है कि उनका आने वाले टाइम पे क्या रोल होगा? क्योंकि इस बार हमने देखा कि उनकी स्पीच बहुत अच्छी थी, उनके जो इंटरव्यूज़ थे जो कि आपने भी किए वो काफ़ी अच्छे थे, और एक अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पे वो इस इलेक्शन में एस्टेब्लिश हुई है।
मनोज सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने ये सवाल कर दिया। न्यूज़ नेशन इकलौता ऐसा चैनल था जिसने 5 बार प्रियंका गांधी का इंटरव्यू लिया। सबसे पहला इंटरव्यू हमने उनका किया था छत्तीसगढ़ में, उसके बाद हमने अमेठी रायबरेली में उनका इंटरव्यू किया। और न्यूज़ नेशन इकलौता ऐसा चैनल है जिसने राहुल गांधी का वायनाड में सबसे पहला इंटरव्यू किया था। दरअसल जो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का भविष्य होगा क्या, यही सवाल हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछा था कि प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार कर रही हैं, पसीना बहा रही हैं, अमेठी से लेकर रायबरेली से लेकर पूरे देश में वो प्रचार कर रही हैं। वो मतलब उनका भविष्य किस रूप में चुनावी तौर पे देखा जाए, तो उनका ये कहना था वक्त आएगा तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वो अपनी बात रखती हैं वो बहुत सटीक रखती हैं, पॉइंट टू पॉइंट रखती हैं। जैसे मंगलसूत्र की बात थी, प्रधानमंत्री का जो बयान आया था उसके बाद जो उनका जवाब आया था तो वो उसने पूरे नैरेटिव को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया था। तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से बात करती हैं, टू वे कम्युनिकेशन उनका होता है, महिलाओं से, नौजवानों से बहुत सही ढंग से बात करती हैं और हर सवाल का वो जवाब देती है। हमने तमाम उनसे सवाल किए थे, उन्होंने किसी सवाल को डग नहीं किया। तो बात है ना, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ लेती तो शायद ज्यादा और अच्छा मैसेज जाता, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को और लोगों को भी लग रहा था कि इस बार तो खैर प्रियंका चुनावी रण में उतरेंगी। लेकिन मोहित बख्शी अब हमारे साथ हैं, मोहित बख्शी के पास हम चलेंगे। मोहित, आपने दिल्ली को बहुत लंबे समय से कवर आप कर रहे थे। इलेक्शन में आपने अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू भी किया, अब उन्हें वापस जेल जाना पड़ गया है। उनके जेल से आने के और जेल जाने तक के बीच क्या आपको दिल्ली में ये हवा बदलती हुई नजर आई? क्या सिंपैथी आपको मिलती हुई नजर आ रही है? क्या आपने देखा है ग्राउंड पर? देखिए, मैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तीनों जगह पर गया और जहां सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली, जिसका आपने जिक्र किया, मैं आपको ये बता दूं कि 21 मार्च जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि ऐसा माहौल था कि कहीं बीजेपी को कोई टक्कर देने वाला था ही नहीं। ऐसी स्थिति ग्राउंड की साफ तौर पर नजर आ रही थी कि दिल्ली में हर हाल में 7-0 होने जा रहा है। कुछ जैसे ही गिरफ्तारी हुई, कुछ माहौल जरूर बदला। हालांकि जब फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद 21 दिन के लिए बाहर आए, अब फिर जेल चले गए। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे, अपनी जो अपने आप बीती जेल के अंदर बता रहे थे, उसका कितना असर हुआ ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन कुछ नैरेटिव चेंज जरूर हुआ, जो आप बात पूछ रही थी, नैरेटिव जरूर चेंज हुआ, लड़ाई बड़ी आगे। और यही वजह थी कि जो 4 और 3 कैंडिडेट दोनों लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार ही अरविंद केजरीवाल से कराया। लगातार जो अपने चारों कैंडिडेट्स थे उनके लिए एक दिन में 5-5 विधानसभाओं में अरविंद केजरीवाल घूमे। और जमीन की अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ नैरेटिव जो है वो बदलता हुआ हमें जरूर नजर आया। बिल्कुल मनोज। हाँ मोहित, क्या आपको लगता है कि इस बार की इस इलेक्शन में आम आदमी का जो वोट है वो कांग्रेस को ट्रांसफ़र हुआ होगा, या कांग्रेस का वोट उसको या फिर कांग्रेस का वोट भी ट्रांसफ़र हुआ होगा? और वो देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पहले ही पार्टी छोड़ दी थी, और ये अलायंस कहीं उन्हें नेगेटिव तो नहीं पड़ा, क्योंकि इस अलायंस के कारण मालूम चला कि पंजाब में ही लोगों में थोड़ा आपस में कन्फ्यूजन हो गया हो? बिल्कुल सही बात है सर। जिस तरीके से पंजाब में हुआ, पंजाब की जो आपने बात कही, पंजाब में तो स्पष्ट अभी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उससे बड़ी पार्टी बनकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो कांग्रेस है वो उभर सकती है। बेशक दोनों ही बीजेपी बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई में वहाँ पर पंजाब में ना हो, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो लड़ाई है वो मार्जिनली कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात, दिल्ली में जो आपने पूछा, जब अलायंस हो गया तो आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो वहाँ ना सिर्फ कन्वर्ट हुआ, बल्कि उनके कार्यकर्ताओं ने ही कई जगहों पर, कई सीटों पर चुनाव लड़वाया है। लेकिन मैं आपको ग्राउंड की हकीकत बता रहा हूं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, या जिन्हें कहा जाता है कट्टर कांग्रेसी का हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, उन्होंने जो है बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई चुनाव में। या तो वो चुनाव से दूर रहे, और अगर रहे तो फिर वोट किसको डालकर आए होंगे ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके चेहरे पर साफ नाराजगी नजर आ रही थी। और बार बार वो ये कह रहे थे कि बेशक नेता मिल गए हों, लेकिन हमें खत्म करने वाली पार्टी, क्योंकि अगर दिल्ली से उखाड़ फेंकने में कांग्रेस को किसी का रोल है तो वो आम आदमी पार्टी का है। 2-2 बार 0 दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही आम आदमी पार्टी की। तो ऐसे में कार्यकर्ता, जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, अब कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस भी स्तर पे हो, वो थोड़ा नाराज नजर आ रहा था। लेकिन
चुनाव अच्छा लड़ा गया है और खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो भरपूर समर्थन दिया है। और चाहे उसी के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट की सीट की जो चर्चा हो रही है, चांदनी चौक सीट की जो चर्चा हो रही है कि ये लोग दौड़ में हैं और बड़ी दौड़ में हैं, वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने बढ़ चढ़कर इन दोनों ही सीटों पर अपना रुख रखा था। लेकिन थोड़ा सा मोहित कंफ्यूजन तो था वोटर के मन में, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने अपना, चाहे अपना संगठन बनाया हो या फिर इन्होंने जो भी लोगों के बीच में जाकर कहा हो, ये कंफ्यूजन था। और जिस नाराजगी की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है उसका खामियाजा इन्हें भुगतना हो। आमिर है मेरे साथ। आमिर ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात में सीटों को कवर किया है, लेकिन यूपी की 40 सीटें आमिर आप कवर कर आ रहे हैं, और खासतौर पर वो इलाके पूर्वांचल के जहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। और वो वोट बैंक जिसको प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि ये वो अब बिना किसी भेदभाव के, जब हमने सारी सरकारी योजनाओं को सब तक पहुंचाया है और सबको लाभ मिला है, तो ये वोट तो हमें ही मिलेगा। ग्राउंड पर ऐसा है क्या, बताइए पूर्वांचल में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी राजनीति की शुरुआत पूर्वांचल से की। पूर्वांचल इतना जरूरी हो जाता है सबके लिए? देखिए, मैंने जो कवरेज किया है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वांचल का पूरा इलाका हो, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक आखिर वो 14 से 15% मुस्लिम, और खास तौर पे आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में करीब 31 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम जो है बड़ी संख्या में, 20% से ज्यादा वोटर्स मुस्लिम आबादी है। और इस बार मुसलमान ने और मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में बाहर निकल करके वोट किया है। खास बात मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। बीजेपी जो है वो कैडर पार्टी है। बीजेपी की जब आप वोटिंग पोल पे जाएंगे तो वहां पर आपको उसके कार्यकर्ता दिखाई देंगे, लेकिन इस बार जो मैंने देखा, चाहे वो लोकसभा कवरेज करने के दौरान हो या फिर वोटिंग के दौरान हो, वहां पर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता वहां पर दिखाई नहीं देते थे। तो कुल मिलाकर के ये है कि सिस्टमैटिक तरीके से पोल के हिसाब से जिस तरह से बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, वो काबिल तारीफ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, जो आपने सवाल पूछा कि क्या उनको लाभ मिला है, दरअसल देखिए, सीधी तौर पर योजनाओं की बात करते हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर के लिए तमाम उज्ज्वला योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार, केंद्र सरकार चला रही है, उसका फायदा कई इलाकों में हम गए तो वहां के लोगों ने हमें बताया कि मुसलमानों को उसका फायदा ज्यादा मिला है, बनिस्बत इसके कि उनको ऐसा ना लगे कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। तो ये फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया है। ये बात अलग है कि मुस्लिम जो साइलेंट और इस बार अंडर करंट वोटिंग की बात कही जा रही थी, उसमें मुसलमान ने कितना बढ़ चढ़ करके बीजेपी को चुना है, क्योंकि कहा जाता है, अमूमन यही बात होती है कि बीजेपी जो है, बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली हुई थी, क्योंकि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, योजनाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, और तमाम जगहों पर अगर हम देखें, कुछ ऐसी सीटें मैं निकाल के लाया हूं जिसमें प्रभाव पड़ सकता है। खासतौर पर अगर आप गाजीपुर सीट की बात करें, जिसमें 58% वोटिंग जो है 2019 में हुई थी, और 54% वोटिंग जो है 2014 में हुई थी, वो बढ़ी, और इस बार मुसलमान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोकतंत्र में मुसलमान जो है इस बार उसने तय किया कि आखिर विकास कौन कर रहा है, क्योंकि कई इलाकों में हम गए जहां पे हमने अलग अलग सेक्टर के लोगों से बातचीत की, मुस्लिम समुदाय के, जिन्होंने कहा कि देखिए भाई, 70 साल में तो हमारा विकास हुआ नहीं, इससे पहले जो सरकारें थी, क्या अगर उन्होंने मेरा विकास किया होता तो मुसलमानों की शिक्षा, मुसलमानों का रहन सहन, मुसलमानों का व्यापार, मुसलमानों का रोजगार और मुसलमानों के को जो नौकरियां मिलती थी वो क्यों नहीं मिलती थी? तो सवाल बहुत कठिन थे और उसका जवाब उन्होंने मुखर होकर के दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मुसलमान ने बड़ी तादाद में वोट किया है, वो घर से जरूर निकले हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि साइलेंट वोटर्स थे बहुत ज्यादा, जिनसे बातचीत करके और चीजें निकलवाने को लेकर के कोशिश हमने बहुत की, बहुत सारे लोगों ने मुखर होकर बोला, लेकिन मैक्सिमम लोग साइलेंट थे। ये वोट किधर जाता है ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार 8% मुस्लिम वोटर्स जो थे उन्होंने वोट किया था बीजेपी को। इस बार मुमकिन है कि ये 11% से 12% तक हो जाए, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि विकास का मुद्दा जो था उनके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कि अभी दो बार से बीजेपी करती हुई आई है। आपको बताएं, पूर्वांचल के क्षेत्र में हम जब जाते थे, अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो सड़कें ऐसी थी कि आप सड़कों पर चल नहीं सकते थे, लेकिन इस बार जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, खासतौर पे 15,000 किलोमीटर की हमने यात्रा की है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो हाईवेज का इस्तेमाल हमने किया वो काफी लोगों को पसंद आया। खासतौर पे जब हम वहां पे पहुंचते थे तो यही कहते थे कि आप हाईवे से तो आए हैं, जो पास में हमारा 10-15 किलोमीटर का हाईवे है वही इस्तेमाल किया होगा आपने। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जो है, इसकी चर्चा है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। मनोज सर,
हाँ, देखिए, आपने ये अभी कहा कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं सरकार की और दूसरा जो डेवलपमेंट है, इन दोनों का एक आम आदमी के ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन आमिर, हमें ये भी हमें देखना होगा कि इस सरकार के कई सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, महंगाई जिसे हम बोलते हैं। और उसी तरीके से अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, अगर हम देखें तो इस सरकार में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और तीसरी, और ये दो मेरे ख्याल से मेन फैक्टर हैं। और दूसरा, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी एक क्वेश्चनेबल सब्जेक्ट है। तो और एक जो यूथ है, यूथ, और ये कम से कम दो चीज़ें, कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसा है कि यूथ को जो कि अट्रैक्ट करता है। जब आप फील्ड में गए तो आपको लगा कि ये भी इस इलेक्शन में इश्यूज़ हैं। देखिए मनोज सर, सबसे बड़ा सवाल जो था वो यही था कि जो युवाओं के पास हम पहुंच रहे थे, खासतौर पे मुस्लिम युवाओं के पास जब हम पहुंचे थे, तो उनके सामने सबसे बड़ा इशू था शिक्षा का। वो शिक्षा चाहते थे, रोजगार चाहते थे, और उनके पास व्यापार जो चल रहा था उनका व्यापार चाहते थे। तो इस मामले पर ज़्यादातर मुस्लिम जो समुदाय के युवा थे, खासतौर पे जिनसे हमने शिक्षा को लेकर बातचीत, जिनसे हमने रोजगार को लेकर के बातचीत की, उनका ज़्यादातर लोगों का कहना था कि किसी भी सरकार में हमको ये नहीं मिल पाया आज तक। वो इसी बात का इंतजार करते रहे कि भैया हमको ये सरकार बेहतर हमारे लिए करेगी, ये सरकार हमारे लिए बेहतर करेगी। वो इस बात को लेकर के जरूर आशावान थे कि हमें आने वाली सरकार जो मजबूत सरकार होगी हमारे लिए कुछ कर सकती है। लेकिन फिर वो चले जाते थे सीधे विकास के मुद्दे पर कि विकास जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, तो कम से कम उस क्षेत्र में जो, आपको एक बात बताऊं, जैसे उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली बात जो सामने आई, उसने काफी ज्यादा बिजनेस को इजाफा दिया, खासतौर पे युवाओं को प्रेरित किया कि वो अपने इलाके में कम से कम रह करके। माफियाओं पर जो डंडा योगी सरकार का चला, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसी बीच, क्योंकि ये हमें देखना होगा, और इस पर वोट पर कितना असर पड़ता है ये भी हमें देखना होगा। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। मधुरेंद्र भी हमारे साथ हैं। मधुरेंद्र, क्योंकि लंबे समय से मधुरेंद्र दिल्ली भी कवर कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा भी मधुरेंद्र कवर करते आए हैं। मधुरेंद्र, आपसे मैं दिल्ली पर भी बात करूंगी, लेकिन हरियाणा और पंजाब के बारे में आप मुझे बताइएगा कि क्या खट्टर का जो शासनकाल रहा उसको लोग कंपेयर करेंगे क्या वोट देते वक्त, या फिर मोदी लोगों के जहन में था? यहां पर जो हम देख रहे हैं बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था, क्या ये ग्राउंड पर है? क्या सिचुएशन है? और दिल्ली में आप एक साथ हैं लेकिन पंजाब में आप अलग अलग हैं। मैं बीजेपी की भी बात करूं, आम आदमी पार्टी की भी बात करूं, और मैं कांग्रेस की भी बात करूं, तो ये आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जो फैक्टर्स जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अभी मोहित बख्शी भी चर्चा कर रहे थे, हाँ। ये एक ऐसा चुनाव है जो कि 14 और 19 से थोड़ा अलग चुनाव है, क्योंकि 2014 और 2019 का जो चुनाव था उसमें तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, यानी बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें। इस बार का जो अलायंस है, खासतौर पर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है, उसमें कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसका जो ग्राउंड लेवल वर्कर है वो पूरी तरह से डिमोरलाइज था, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो आप राज्य स्तर पर जिन चेहरों के जरिए कनेक्ट करते थे, वो भी दरअसल भारी संख्या में, आप देखिए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सहित जो तमाम बड़े नेता थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया था। तो आम आदमी पार्टी जितनी शिद्दत से चुनाव लड़ रही थी, उतनी शिद्दत से कांग्रेस का जो स्टेट यूनिट था वो चुनाव लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए कि जिस तरह से फैक्टर्स काम करते हैं, चूंकि नेशनल फैक्टर दिल्ली में काम करते रहे हैं, क्योंकि हमने 14 में देखा 7 सीट बीजेपी ने जीता, 19 में देखा 7 सीट बीजेपी ने देखा, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने अपने 7 में से 6 कैंडिडेट बदल दिए थे। यानी बीजेपी को भी अनुमान था कि एक एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ ग्राउंड पर बन चुका है, तो हमें कैंडिडेट्स बदलने पड़ेंगे, और इसलिए बदला गया। अब जो परिणाम है वो 7-0 के तौर पर हम इसीलिए देख रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि एक तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स बदल दिए, और दूसरा जो पीएम मोदी का फैक्टर है वो काफी बड़े पैमाने पर दिल्ली में काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि हमें प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करना है। तो ये जो कंसेंसस है, एक तरह से देखा जाए पब्लिक के माइंडसेट में, वो दिल्ली में दिखाई देता है। कमोबेशी हम हर राज्य में देख रहे हैं। जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो हम हर राज्य में देख रहे हैं ये चीज। मनोज सर, अच्छा देखिए, ऐसा क्या है मधुरेंद्र कि 10 साल के टर्म के बाद भी बीजेपी उतनी ही पॉपुलर है? क्या इसका रीज़न ये है कि मोदी का काम इतना अच्छा है, या फिर आज की डेट में जनता के सामने अपोजिशन इतना ज़्यादा वीक है कि उनके सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं है?
मनोज सर, हम लोग देख रहे हैं 2014 से आगे की तरफ बढ़ते हैं और 24 तक चले आते हैं तो भारत में चुनाव का एक पैटर्न बदला है। अब ये चुनाव जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काइंड ऑफ हम देख सकते हैं, जिसमें एक चेहरा दिखाई देता है और एक स्टारडम दिखाई देता है। उस चेहरे के बनाम कौन खड़ा होता है, ये एक बड़ी लड़ाई के तौर पर हम देखते हैं। तो जाहिर है कि पीएम मोदी के चेहरे के सामने, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने कोई चेहरा ऐसा प्रस्तुत करने में इंडिया अलायंस जो है वो सक्षम दिखाई नहीं दिया। और जमीन पर जब हम जाकर बात कर रहे हैं, लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों के बीच जब सीधा सवाल पूछते हैं कि किसे प्रधानमंत्री चुनेंगे, पीएम मोदी का विकल्प कौन है, तो पब्लिक जो रिप्लाई करती है उसकी रिप्लाई में भी हम रीड करने की कोशिश करते हैं और पब्लिक खुद कहती है कि कोई विकल्प तो नहीं है। तो पीएम मोदी का कोई विकल्प तो साफ तौर पर इस देश में नहीं दिखाई देता। और ये ताकत है बीजेपी की, जिसके बदौलत हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है विपक्ष की, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि विपक्ष के साथ जनता, हालांकि नैरेटिव करने में विपक्ष कामयाब रहा, जैसा कि आपने खुद कहा, वो हमने देखा कि कास्ट सेंसस का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या आप लोगों के बीच जो बढ़ती खाई है गरीब और अमीर के बीच उसका मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो हैं, महंगाई का मुद्दा हो, उस जमीन पर थे। लेकिन जब पब्लिक वोट देने जा रही थी तो उसे अपना प्रधानमंत्री चुनना है और वो प्रधानमंत्री चुनने में पीएम मोदी के चेहरे पर ज्यादा भरोसा जता रहे। बिल्कुल। मनोज सर, आपसे भी मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। मेरा सवाल है कि अभी हमने सब अपने जितने भी सहयोगी ग्राउंड पर थे, हमने उन सबसे उनका अनुभव क्या था, हम लगातार स्टूडियो से भी पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन आप इसे कैसे देख रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव था, ये थर्ड टर्म का जो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए जो चुनाव था, क्या कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था? ये वाकई वही चुनाव था? विपक्ष कमजोर था क्या, इसलिए हम ये देखेंगे कि इसलिए लोगों ने वोट किया होगा? क्योंकि 2019 में फिर भी लोगों को एक और उम्मीदों से भरा एक पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था उनके सामने। कैसे आप इसे देख रहे हैं? ये देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से दोनों ही फैक्टर हैं। एक तो मोदी सरकार का काम काफ़ी अच्छा है। अगर हम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी देखें तो इस सरकार ने हर सेक्शन के लिए कुछ काम किया है। फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की हम बात करें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जनरली जो लोअर सेगमेंट होता है सोसाइटी का, जो नीचे का तबका होता है, उसको वो डायरेक्ट बेनिफिट उससे होता है, चाहे जो राशन है उसके घर में आए या वो बने, टॉयलेट्स बने, जो भी बने। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट वो हो गया। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मिडिल क्लास और अपर क्लास को वो बहुत ज़्यादा सूट करता है, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो अपर क्लास को वो सूट करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो जनरली मिडिल क्लास को वो चीज़ सूट करती है। और ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हमारी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट 8.2% है, जो कि पूरे संसार में हाईएस्ट है। और क्योंकि वो तबका पढ़ा लिखा होता है, वो ये देखता है कि इस समय यूरोप में हालत बहुत ख़राब है, वहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, इंग्लैंड में नौकरियाँ नहीं हैं, एशिया में हालत ख़राब है, लेकिन हमारे देश की जो आर्थिक जो तरक्की है वो काफ़ी अच्छी है। और तीसरा, जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल इमेज हमारी इम्प्रूव होती है, राम मंदिर हमारा बन गया, आर्टिकल 370 हो गया, CAA इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ मिलाकर जो एक पॉजिटिव फैक्टर आता है वो सारे के सारे वर्क को अपील करता है। दूसरी तरफ ये भी ठीक है कि अपोजिशन आज की डेट में बहुत ही वीक है। और इंडी अलायंस जो बाद में बना, अगर ये 6 महीने पहले बनता तो हो सकता है कि इसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता। और इनकी स्ट्रैटेजीज में थोड़े से बदलाव होते, शायद चेहरा अगर पहले लोगों के बीच में चला गया होता तो शायद कुछ और तस्वीर अलग होती। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको सारी जानकारी कल आप देखिएगा, एकदम सटीक नतीजे सुबह 6 बजे से सिर्फ न्यूज नेशन पर। बने रहिए।